इवनिंग क्लास, आप सभी जल्दी से जुड़ जाओ ताकि आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर सकें। कल की पिछले क्लास में हम लोगों ने बेटा 50 एमसीक्यूज देखे थे। आज हम लोग उसके आगे और एमसीक्यूज की बात करने वाले हैं, तो आप सभी जल्दी जुड़ जाओ और साथ ही साथ मुझे ये रिप्लाई करो कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। एकदम जल्दी से रिप्लाई कीजिए, आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास पहला प्रश्न हमारे सामने है, हमारे स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न है। क्या है बेटा? प्रश्न कह रहा है कि जब हम कॉपर सल्फेट विलयन में क्या करते हैं, जब हम कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डाल देते हैं, क्या कर देते हैं बेटा? जब हम कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डाल देते हैं तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनता है। तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनता है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? देखो कह रहा बेटा, जब आप कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो कॉपर सल्फेट के विलयन का मतलब आपका क्या हो गया बेटा? CuSO4। कॉपर सल्फेट में आप जब क्या मिलाते हो बेटा? आयरन मिला देते हो, यानी लोहे का टुकड़ा डाल देते हो, तो वो क्या बना लेता है? फेरस सल्फेट बना लेता है, यानी FeSO4 बना लेता है, और साथ ही साथ कॉपर अलग हो जाता है। तो आयरन कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी बेटा? तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी बेटा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन ने कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया है? कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया है। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है, निम्न अभिक्रिया में अपचायक पहचान कर लिखिए। कौन सा अपचायक है? ठीक है, अभिक्रिया दिया हुआ Fe2O3 3CO। अभिक्रिया के बाद खाली क्या बच रहा है बेटा? Fe और CO2 बच रहा है। जल्दी से बताइए, क्या इसमें अपचायक कौन होगा, यानी जिसकी वजह से अपचयन हो रहा है? और आप जानते हो अपचयन कब होता है? जब हाइड्रोजन क्या हो रहा होता है बेटा? ऐड हो रहा होता है, या फिर ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा होता है? रिमूव हो रहा होता है। तो इसमें आप बताइए कि कौन अपचायक की बात ही कार्य कर रहा है? तो आपको देख के ही समझ में आ जा रहा है कि यहां देखो, पहले आयरन के पास ऑक्सीजन था और अब अभिक्रिया के बाद आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका अपचयन हो रहा है। तो इसका जब अपचयन हो रहा होगा, ध्यान समझिएगा, इसका जब अपचयन हो रहा होगा तो ये अपचयन किसकी वजह से हो रहा होगा? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हो रहा होगा। तो यानी कौन सा ऑप्शन आपका यहां पे सही होगा? आपका दूसरा वाला। बात समझ आ रहा है? जिसकी वजह से अपचयन होता है वो अपचायक कहलाता है। और अपचयन हो किसका रहा है? आयरन ऑक्साइड का। तो जब आयरन ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है तो यहाँ पे अपचायक की भांति कौन कार्य कर रहा होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न हमारे सामने है। क्या है बेटा? कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पहचानिए। तो ऑक्सीकारक ठीक उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा? ठीक उल्टा हो जाएगा। तो आप देखो क्या हो रहा है? MnO2 है, यहां पे HCl है, MnO2 है, और यहां पे आपका क्या है? HCl है। और अभिक्रिया के बाद देखो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, और Mn में से ऑक्सीजन निकल जा रहा है। तो यहां पे जल्दी से रिप्लाई करो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां पे ऑक्सीकारक, कौन सा ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है? तो यहां पे बेटा ऑक्सीकारक का कार्य कौन कर रहा है बेटा? MnCl2। कौन कर रहा है? MnCl2 ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। क्लियर है? चलिए, अगला अभिक्रिया बेटा उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो सबसे पहले उष्माशोषी अभिक्रिया जानने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि उष्माशोषी का मतलब क्या होता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, दो प्रकार की होती है, एक उष्माशोषी अभिक्रिया होती है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। उष्माशोषी यानी उष्मा ग्रहण कर रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? N2+O2 आफ्टर रिएक्शन 2NO, या फिर H2+I2 आफ्टर रिएक्शन 2HI, CO+O2 आफ्टर रिएक्शन CO2, और S+O2 आफ्टर रिएक्शन SO2।
2। तो कौन सा रिएक्शन सही होगा इसमें? तो उष्मा शोषी अभिक्रिया आप तभी बता पाओगे जब आप उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी के ढेर सारे एग्जाम्पल लिखे रहो। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं तो ये अभिक्रिया जो होती है बेटा, ये कौन सी अभिक्रिया होती है? उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ये कौन सी अभिक्रिया हो रही होती है? उष्मा शोषी अभिक्रिया हो रही होती है। क्लियर है? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस को ताजा तेल के नमूने में लंबे समय तक परिरक्षण यानी भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो आप सभी लोगों को मालूम होगा बेटा कि क्या होता है उसमें? हीलियम और नाइट्रोजन। हीलियम और नाइट्रोजन का उपयोग किया जा रहा होता है किस चीज के लिए? लंबे समय तक के लिए उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसका परिरक्षण करने के लिए। क्लियर है? चलिए अगला ऑप्शन है बेटा कि निम्न समीकरण के लिए जल का कार्य कर रहा है। जल का कार्य कर रहा है। जल किसका कार्य कर रहा है? विस्थापन का, अपचायक का, संयोजन का या उपचायक का? तो आप क्या देख रहा है? Fe है, H2O के साथ होकर क्या बन जा रहा है? Fe3O4 बन जा रहा है। तो यानी यहां पे ऑक्सीजन दे रहा है उसको, तो इसके में से ऑक्सीजन कम हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन के पास से ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा? रिमूव हो रहा है ना, निकल रहा है। तो ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है तो इसका अपचयन हुआ, तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ये इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकरण हुआ तो ये किसकी तरह भांति, ये किसकी भांति कार्य कर रहा होगा? ऑक्सीकारक की भांति कार्य कर रहा होगा। किसकी भांति कार्य कर रहा होगा बेटा? ऑक्सीकारक यानी उपचायक की भांति कार्य कर रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छठवें का डी ऑप्शन सही रहेगा। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरण में जल का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? तो ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि आयरन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब आप देख रहे हो कि अभिक्रिया के बाद आयरन के पास ऑक्सीजन है। तो जब आयरन के पास ऑक्सीजन उपस्थित है तो इसका मतलब क्या है? उसने ऑक्सीजन लिया, और जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और जिसकी वजह से ऑक्सीकरण होता है उसको हम उपचायक या ऑक्सीकारक कह रहे होते हैं। क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए अगली अभिक्रिया हमारे सामने, अगला रिएक्शन है हमारे सामने। कह रहा है कि एक तनु फेरस सल्फेट विलयन को एक अम्लीकृत फेरस सल्फेट विलयन को एक अम्लीकृत पोटेशियम परमैग्नेट विलयन युक्त बीकर में धीरे धीरे मिलाया गया। ठीक है? विलयन का हल्का बैगनी रंग धीरे धीरे हल्का हुआ और अंत में विलयन कैसा हो गया बेटा? रंगहीन हो गया, यानी विलयन का कलर उड़ गया। बात समझ आ रहा है? तो क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त प्रेक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? यानी आपने फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक तनु फेरस सल्फेट विलयन लिया गया है, ठीक है, जिसमें हम लोग जब पोटेशियम परमैंगनेट मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उसका कलर बैगनी से क्या होता गया? हल्का होता गया, और हल्का होते होते आपका कैसा हो गया? वो रंगहीन हो गया। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? तो पहला कथन कह रहा है कि KMnO4 एक उपचायक है, यह FeSO4 को उपचयित करता है। दूसरा कह रहा है बेटा कि FeSO4 उपचायक का कार्य करता है और ये KMnO4 को उपचयित करता है। तीसरा, केवल तनुकरण के कारण ही विलयन का रंग अदृश्य हो जाता है। तनु होने के कारण ही विलयन का रंग क्या हो जाता है? अदृश्य हो जाता है, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही होती है। अच्छा, अगला क्या कह रहा है कि KMnO4 एक अस्थायी यौगिक है। KMnO4 कैसा है? अस्थायी यौगिक है, और यह FeSO4 की उपस्थिति में विघटित होकर क्या हो जाता है? रंगहीन यौगिक में बदल जाता है। तो याद रखिएगा, यहां पे आपको क्या याद रखना है कि एक चीज पहले ही दिमाग में बना लो कि अगर इसी टाइप का अगर कोई दूसरा भी प्रश्न आता है तो आप दिमाग में रखिएगा कि जब कोई उपचायक यूज किया जाता है तो वो क्या करता है बेटा?
दूसरे के कलर को ऑक्सीकृत कर देता है, मतलब कलर को हटा देता है। तो किसको मिलाया जा रहा था? पोटेशियम परमैंगनेट को। तो पोटेशियम परमैंगनेट उपचायक की भांति कार्य कर रहा होगा, तभी वो क्या कर रहा होगा? आयरन सल्फेट के जो विलेन का कलर है उसको हटा दे रहा होगा। तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर किसी सॉल्यूशन का कलर किसी दूसरे चीज को मिलाने की वजह से कलर आपका क्या हो जा रहा है, वो सॉल्यूशन रंगहीन हो जा रहा है, तो यानी जो चीज मिलाया जा रहा है वो उसका ऑक्सीकरण कर दे रहा है। और जब वो उसका ऑक्सीकरण कर दे रहा है यानी वो किसकी भांति कार्य कर रहा होगा? उपचायक की भांति कार्य कर रहा होगा। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आपका, कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? तो कौन सा? पहला वाला कि KMnO4 एक उपचायक है और यह FeSO4 को क्या कर देता है? उपचयित कर देता है। उपचायक और उपचयित की जगह ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं हम लोग। बात क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर रिप्लाई कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके रिप्लाई करो। चलिए, तो अगला प्रश्न हमारे सामने हमारे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही सुमेलित है? कौन सा कूट, यानी यहां पे 4 रिएक्शन दिए हुए हैं। देखो क्या कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें आपको समझना है कि संयोजन किस में हो रहा है, वियोजन किस में हो रहा है और विस्थापन किस में हो रहा है और उपचयन किस में हो रहा है, वियोजन किस में हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो 4 ऑप्शन है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, उपचयन। ऑप्शन में दिया हुआ है कूट ABCD, ठीक है। इधर आपका कूट ABCD में कौन सा है? दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, ठीक है। या A के लिए तीसरा, B के लिए पहला, C के लिए दूसरा, D के लिए चौथा। A के लिए पहला, B के लिए दूसरा, C के लिए चौथा, D के लिए तीसरा, या A के लिए चौथा है, B के लिए तीसरा, C के लिए ये और फिर ये। तो आप देखो यहां पे कि देखो सबसे अभी जो हम लोगों ने एक पढ़ा उसको हम लोग लेके चलते हैं। विस्थापन क्या होता है कि एक दूसरे को हटा दे रहा होता है। तो ऐसा आपको देख रहे हो यहाँ पे आयरन कॉपर सल्फेट के साथ मिलके क्या बना दे रहा है? आयरन सल्फेट और कॉपर को हटा दे रहा है। यानी सी के लिए तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, सी का तीसरा। तो अब देखो सी का तीसरा किसमें दिया हुआ है? तो हमको एक ही से समझ में आ गया कि सी का तीसरा केवल और केवल किसमें दिया हुआ है? पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बाकी हमको लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला। विस्थापन कौन दिखा रहा है? यही दिखा रहा है, आयरन कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। तो सी का तीसरा मैच सही है, सी के लिए तीसरा मैच होना चाहिए। तो आप देखो सी का तीसरा मैच केवल और केवल पहले ऑप्शन में था, तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? चलो अगला, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब अगली अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? तो एल्डिहाइड देखो नाम दिया हुआ है एथेनॉल, एथेनल। आप जानते हो कि एल्डिहाइड बोला है तो एल्डिहाइड में हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं? अल लगाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? बिना सोचे आप बता दोगे, एथेनल। ठीक है, अच्छा ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह होता है, ब्यूटेनॉन है तो ये कौन सा समूह होगा बेटा? कीटोन होगा। और कीटोन क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 बॉन्ड खाली रहता है। यानी इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसिटिक अम्ल, यानी फॉर्मूला जिसका होता है बेटा CH3COOH, एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है CH3COH का IUPAC नाम क्या होगा? CH3COOH का IUPAC नाम क्या होगा? तो बेटा आप जान रहे हो कि ये एसिटिक अम्ल है, तो इसके अंत में हम लोग क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? ओइक अम्ल, इंग्लिश में OIC, अम्ल की जगह एसिड। तो अब देखो कौन सा नाम हो जाएगा? एथेनॉल।
नहीं होगा। मीथेन 2 कार्बन है तो मीथेन भी नहीं होगा। प्रोपेनोइक 3 कार्बन होता तो प्रोपेनोइक होता, लेकिन कितना कार्बन है? 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल होगा, यानी बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। क्या नहीं होता है बेटा? एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का चतुष्फलकीय संरचना या डबल बॉन्ड। तो आप जानते हो कि जब हम संतृप्त की बात करेंगे तो संतृप्त में केवल और केवल क्या आता है? कार्बन कार्बन सिंगल बंध आ रहे होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा? डी वाला। बाकी सारी चीजें होती हैं, अगर संतृप्त है तो एकल बंध भी होगा, 2 बंध के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बन रहा होगा, और साथ ही साथ उसकी संरचना कैसी होगी? चतुष्फलकीय संरचना होगी। संरचना कैसी होगी बेटा? चतुष्फलकीय संरचना होगी। क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बात करते हैं। चले अगले प्रश्न की तरफ चलता जाए। तो जब जैसे ही हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि तेलों को पैलिडियम या निकिल आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर वसा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बेटा? वसा प्राप्त होती है। बात समझिएगा, ठीक है? तो यह अभिक्रिया निम्न का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संकलन का, प्रतिस्थापन का, विस्थापन का या उपचयन का? तो याद रखिएगा कि ये किसका उदाहरण किसका है बेटा? संकलन अभिक्रिया। क्लियर है? कौन सी अभिक्रिया होगी? संकलन अभिक्रिया। जब तेल को पैलेडियम या निकिल आदि के उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा के हम जब वसा प्राप्त कर होते हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संकलन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? दूसरा कह रहा है कि अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन है। अम्ल प्राप्त होता है, एल्डिहाइड अम्ल प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है या एमीन प्राप्त होता है। ठीक है? तो किसका बोला गया बेटा? तो अल्कोहल का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है बेटा? R, इसको ऐसे लिख लो, RCH2OH। ठीक है? ये हमारा अल्कोहल है, और अल्कोहल का जब हम क्या कराएंगे? विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है यहां से हाइड्रोजन निकालना है। अब किसी भी मेथड के थ्रू हम यहां से क्या कर दें? हाइड्रोजन निकाल दें। तो जैसे ही हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या होता है? एक तो OH वाला H निकलता है, और एक जिस कार्बन से वो O जुड़ा होता है वहां से निकलता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? RCHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RCHO बन जाता है। तो CHO किसके लिए होता है बेटा? एल्डिहाइड के लिए। यानी यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला। याद रखना क्या है आपको कि विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन निकलना, और हाइड्रोजन कहां से निकलता है? तो जिस भी कार्बन पर OH लगा होगा एक वहां से, और उस कार्बन का H बाहर निकल रहा होगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा होता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जा रहा होता है। क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। चले खनिज अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या कह रहा है कि खनिज अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपेक्षा अधिक प्रबल अम्ल होता है। खनिज अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। क्यों? 4 ऑप्शन है यहां पे आपका। पहले देखिए क्या क्या कि खनिज अम्ल पूर्णतः आयनीकृत होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनीकृत होते हैं, खनिज अम्ल आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं। ये 4 स्टेटमेंट है। ठीक है? इन 4 स्टेटमेंट के बेस पे ध्यान समझिएगा, इन 4 स्टेटमेंट के बेस में आपको समझाना है। क्यों? कि खनिज अम्ल जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपेक्षा और अधिक प्रबल अम्ल होता है। तो आप जानते हो बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी RCOOH जो है ये दुर्बल अम्ल होता है।
ये क्या होता है, दुर्बल। और क्यों दुर्बल होता है, क्योंकि इसका जब हम जल अपघटन करा रहे होते हैं, यानी वाटर में जब इसको हम मिला रहे होते हैं बेटा, तो ये हमको क्या देता है, RCOO माइनस और H प्लस देता है। ये आंशिक रूप से टूट रहा होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक रूप से आयनीकृत होता है, ये वाला चौथा वाला ऑप्शन सही है। और साथ ही साथ जो खनिज अम्ल होंगे वो आपका पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, इसीलिए यह कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपेक्षा क्या होता है, प्रबल अम्ल। यानी जिसमें आपका पहला और चौथा ऑप्शन किसमें दिया है, पहला और चौथा पहले में दिया हुआ है, तो यानी पहला वाला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल सही है कि खनिज अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्यों ज्यादा अम्लीय होता है, क्योंकि खनिज अम्ल जो होता है वो पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो आंशिक रूप से आयनीकृत होता है। और जो आंशिक रूप से आयनीकृत होंगे वो आपके क्या होते हैं, वो दुर्बल अम्ल होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा, दुर्बल अम्ल होते हैं। बात क्लियर है? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करें हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कार्बन अपने चारों संयोजी इलेक्ट्रॉनों की 4 एकक संयोजक परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करके 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, 4 बंध बनाने के पश्चात कार्बन निम्न का विन्यास प्राप्त करेगा। किसका विन्यास प्राप्त करेगा? तो आप जानते हैं बेटा कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, और जब ऐसे समझो, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 होता है, और जब वो 4 के साथ बंध बनाता है तो 6 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 किसके पास होता है, तो आप जानते हो 10 किसके पास होता है, नियॉन के पास। हीलियम के पास 2, नियॉन के पास 10, आर्गन हीलियम देखो ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है। ठीक है, इसी तरीके से आप नीचे जा रहे होते हैं, जिनॉन आता है, तो हीलियम का 2 और नियॉन का 10 होता है। तो ये जब 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका परमाणु क्रमांक किसके बराबर हो जाता है, नियॉन के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्षारीय विलयन में फिनोफ्थिलीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन में फिनोफ्थिलीन सूचक का रंग क्या होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस कलर का होता है बेटा, नीले कलर का होता है। किस कलर का होता है, नीले कलर का हो जाता है। जब क्षारीय विलयन में हम फिनोफ्थिलीन मिलाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए कह रहा है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडा यानी जिसको हम धावन सोडा भी कहते हैं, तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा, तो सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, धावन सोडा। तो Na2CO3 यहाँ पे डॉट लगा रहता है। ठीक है, डॉट 10H2O हमारा क्या कहलाता है, धावन सोडा कहलाता है। क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई करो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन कौन है? NaCl है, Na2 है, KCN है। तो आप जानते हो अम्ल कौन बनाता है, अम्ल कौन बनाता है? तो यहां सबके सब धातु दिख रहे हैं ना। आप देखो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि NaHSO4 है ना, तो आप इसमें से जब इसको ब्रेक करोगे तो आपको H+ मिलेगा, ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। और आप जानते हो कि जो H+ देता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। जो H+ देता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो सोडियम बाइसल्फाइड, इसका नाम क्या होता है, सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड है, यही हमारा किसकी भांति कार्य कर रहा होगा, निम्नलिखित में अम्ल की भांति कार्य कर रहा होगा।
क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। चले, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर बनता है। जब सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर बनता है। इसमें जब आप क्या प्रवाहित करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रवाहित कर रहे होगे, तो प्रवाहित करने पर क्या बनेगा? चार ऑप्शन है आपके सामने, चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट 10H2O, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और चौथा है सोडियम कार्बोनेट H2O। तो यहां पे याद रखना है बेटा आप लोगों को कि क्या बन रहा होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा होता है। कब? जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं। क्योंकि ये जो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है, यानी इसके साथ क्या होगा, यहां पर H2O भी होगा। तो यहां पे हमको क्या मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। बात समझा रहा है? एक H यहां पे आ जाता है और बाकी यहां आके 2 मोल मिल जाते हैं हमारे पास NaHCO3 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर को जब अगर हम बेकिंग पाउडर को क्या कर रहे होंगे, गर्म कर रहे होंगे, तो कौन सी गैस निकलेगी? चार ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। किसको? बेकिंग पाउडर को। बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? सोडियम कार्बोनेट मिल रहा होगा बेटा। क्या मिल रहा होगा? सोडियम कार्बोनेट मिलता है। कब? जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है। क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई करो। क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कॉपर को वायु में खुला रखते हैं, कॉपर को क्या किया जाए? वायु में खुला रखा जाए, तो इसकी भूरी चमकीली सतह धीरे धीरे अपनी चमक खो देती है। इसकी भूरी चमकीली सतह धीरे धीरे अपनी चमक क्या कर देती है बेटा? खो देती है, और इस पर हरे रंग की परत जम जाती है। इस पर क्या हो जाता है? हरे रंग की परत जम जाती है। तो यह निम्न में से किसके बनने के कारण होता है? चार ऑप्शन है, चारों में से क्या बन रहा होता है? तो ऐसा होता है, तो बेटा जो नेचर होता है ना, वायु में खुला रखते हैं तो वहां पे 2 चीजें आपको मिलेंगी, एक तो ऑक्सीजन मिलेगा और एक जल के अणु मिलेंगे। और भी ढेर सारी चीजें मिल रही होती हैं, लेकिन क्या होता है कि जो हमारा कॉपर है वो ऑक्सीजन और जल के साथ कांटेक्ट में आते ही वो क्या बना लेता है? कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, CuCO3 बना लेता है। तो CuCO3 बनने के कारण उसकी जो परत है वो किस रंग की हो जाती है? हरे रंग की हो जाती है। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22, यदि कॉपर को वायु में खुला रखते हैं तो इसकी जो भूरी कलर की परत होती है, जो चमक होती है, वो कम हो जाती है और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। तो ये किसके बनने के कारण होता है? तो कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। CuCO3 बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है बेटा? CuCO3। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एंटीमनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एंटीमनी है। इसका रिप्लाई आप लोग तुरंत दीजिए कि एंटीमनी क्या है? उपधातु है, धातु है, अधातु है या अक्रिय गैस है? एंटीमनी क्या है? उपधातु है, धातु है, या फिर आपका अधातु है या अक्रिय गैस है? इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है आपका, ये क्या है आपका बेटा? उपधातु है। एंटीमनी आपका क्या होता है? उपधातु होता है।
बात क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्या कह रहा है अगले प्रश्न में? फिर से अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पीतल है, पीतल क्या होता है? तो पीतल आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा कि पीतल क्या होता है, मिश्र धातु होता है। मतलब जो पीतल बनाया जाता है उसमें कई धातुओं का मिश्रण होता है, इसीलिए पीतल को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहेंगे पीतल को बेटा? मिश्र धातु कहेंगे। बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, अमलगम होता है, अमलगम, अमलगम भी आपका क्या होता है, मिश्र धातु। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी धातु को, जैसे हम सोडियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें, कैल्शियम ले लें, किसी भी धातु को अगर आप मरकरी के साथ मिला देते हो, किसी भी धातु को मरकरी यानी Hg के साथ, पारा के साथ मिला दिया जाता है, तो ये जो है ये क्या बनाता है बेटा, अमलगम बनाता है। क्या बनाता है? अमलगम बनाता है। सोडियम के साथ मिलाएंगे तो सोडियम का अमलगम कहलाएगा, मैग्नीशियम के साथ मिलाएंगे तो मैग्नीशियम का अमलगम कहलाएगा, और कैल्शियम के साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम का अमलगम कहलाएगा। तो पूछा जा रहा है कि अमलगम क्या होता है? तो दो धातुओं का मिश्रण है, दो धातुओं का मिश्रण है तो मिश्र धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? सॉरी, क्या कहलाएगा? मिश्र धातु कहलाएगा। बात क्लियर है? जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो बिल्कुल ही सिंपल सा जवाब है आपका, ये तो आप आंख बंद करके भी बता दोगे कि किसका यूज किया जाता है बेटा, धावन सोडा का यूज किया जाता है। क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो याद रख लीजिएगा बेटा, ये याद रखने वाली चीज है कि जर्मन सिल्वर में हमारा निकिल नहीं पाया जाता है। कॉपर, जिंक और एजी तीनों चीजें पाई जाती हैं, लेकिन उसमें जर्मन सिल्वर में हमारा निकिल नहीं पाया जा रहा होता है। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन आपको ये दोबारा मिल जाए कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है, तो निकिल नहीं पाई जाती होती है। ठीक है? क्या होता है जब, क्या होता है जब कैल्शियम के जल से अभिक्रिया कराई जाती है? क्या होता है जब कैल्शियम की अभिक्रिया जल से कराई जाती है? यानी कैल्शियम और वाटर के रिएक्शन से हमारा क्या होता है? पहला क्वेश्चन है, ये जल से अभिक्रिया नहीं करता है। पहला पॉइंट बोल रहा है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये जल से अभिक्रिया नहीं करता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि ये जल से विस्फोटक अभिक्रिया करता है। तीसरा, ये जल से कम विस्फोटक अभिक्रिया करता है। चौथा है कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं तथा कैल्शियम की सतह पर जमा होता है। तथा कैल्शियम कहां जमा होता है बेटा? सतह पर। कैल्शियम जो है वो जल की सतह पर जमा होता है। कैल्शियम जो है वो जल की सतह पर जमा होता है। ठीक है? तो क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है? तो याद रखिएगा बेटा, कौन कौन सा इसमें ऑप्शन सही है कि ये जल के साथ कम विस्फोटक अभिक्रिया करता है। वही सोडियम होता तो सोडियम बहुत अधिक विस्फोटक अभिक्रिया करता। सोडियम जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है वो रिएक्टिव हो जाता है और आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन कैल्शियम उससे कम रिएक्टिव है। तो याद रखिएगा कि यह जल में कम विस्फोटक अभिक्रिया करता है तथा हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनाते हैं। यानी तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तीसरा और चौथा, डी वाला ऑप्शन यहां पे आपका सही होगा, क्योंकि डी में क्या दिया हुआ है? तीसरा और चौथा। तो याद रखिएगा क्या कि ये जल से जब अभिक्रिया ही नहीं करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा नहीं, तो पहला और चौथा तो पॉसिबल नहीं है। फिर वही पहला और दूसरा, जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो विस्फोटक नहीं होगा।
जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो जल से विस्फोटक अभिक्रिया करता है, जैसा कि लिखा हुआ है। तो विस्फोटक करता है लेकिन कम विस्फोटक करता है। इससे ज्यादा विस्फोटक अभिक्रिया कौन कर रहा होता है? सोडियम कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है? सोडियम। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हम सोडियम को पानी के कांटेक्ट में लाते हैं वहां पे आग लग जाती है। क्लियर है? तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग।